आयोग ने जो जांच कमेटी बनी है 3 महीने का समय जो है मांगा रिपोर्ट देने के लिए, तो फिर लगातार टारगेट करके सतनामी समाज के उन युवाओं को जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको क्यों टारगेट करके जेल में बंद किया जा रहा है, उनको क्यों पीटा जा रहा है? ये पुलिस का फेलियर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। जिन फाइलों में आग लगी उसका जवाब देना पड़ेगा। वो किनके फाइलें हैं, किसको बचाया जा रहा है? क्या हम नहीं समझ रहे ये सारा षड्यंत्र है, जानबूझ के क्या षड्यंत्र है? ऐसा क्या होता है, कुछ ही फाइलें जलती हैं, बाहर के पोर्शन में आग नहीं लगती। मैं इस हिंसा के खिलाफ, लेकिन मैं कह रहा हूं दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करके दोषियों को बचाने और इस मामले में उलझा के जो गंभीर मामले चल रहे हैं प्रदेश में उन पर पर्दा ढकने का जो इंतजाम चल रहा है वो नहीं चलेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। प्रयास तो वही चल रहा है इन लोग का कि जो सतनामी समाज शांत प्रिय समाज है, सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलने वाला समाज है, जिसको गलत रास्ते में चलाने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और आज जिसकी अभी एंट्री हुई है, आप जो बता रहे हैं, कहीं न कहीं वो एक राजनीतिक फायदे के लिए यहाँ पर आए हैं, समाज के लाभ के लिए कहीं पर भी कोई फायदे के लिए नहीं आए हैं, राजनीतिक फायदे के लिए आए हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि समाजों को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति करनी चाहिए। बस ये है कि समाजों के आड़ पर समाजों का नाम लेकर और किसी प्रकार से कोई दूसरे लोग और उसमें भड़काने का काम, उसको उसके नाम पर रोटी सेकने का काम नहीं होना चाहिए। मैं इसमें किसी के बारे में कोई विषय विशेष, नाम विशेष लेकर टिप्पणी नहीं करता हूं, मेरे स्वभाव में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ की जमीन पर पिछले दिनों हुए घटनाक्रम का राजनीतिक असर अब दिखाई देने लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलौदाबाजार के उस घटनाक्रम की जिसके बाद कड़ाई जब बरती गई एक समाज विशेष पर तो उसकी सहानुभूति हासिल करने के प्रयास भी हमें दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने पहले प्रदर्शन किया और उसके बाद अब एंट्री हो चुकी है भीम आर्मी के चीफ और सांसद बन चुके चंद्रशेखर रावण की। तो रावण की जब छत्तीसगढ़ में एंट्री हुई है तो इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या वो समाज की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं या फिर छत्तीसगढ़ में नए राजनीतिक वजूद को हम देख पाएंगे? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि चंद्रशेखर रावण छत्तीसगढ़ में आखिर करने क्या आए हैं। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषण लेकर हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं राजेंद्र बंजारे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता तेजतर्रार नेता रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मैंने जैसे कि बताया कि आज महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश से निकलकर जो चंद्रशेखर रावण हैं, जो अब सांसद बन चुके हैं, छत्तीसगढ़ में सभा कर रहे हैं। उनकी सभाओं में भाव भंगिमाएं बताती हैं कि उन्हें यहाँ पर राजनीतिक जमीन मिलती हुई दिख रही है और इसलिए वो काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। क्या सोचती है कांग्रेस भाजपा? पहले उन्हीं के पास चलते हैं। पहले सत्ता पक्ष में, क्योंकि बीजेपी है। रविंद्र जी, घटनाक्रम हुआ, समाज नाराज हुआ, आक्रोश दिखाया, बलौदाबाजार जला, गिरफ्तारियां हुई। अब उस गिरफ्तारी को आधार बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर चंद्रशेखर रावण यहां पहुंच गए हैं। ऐसे में जब समाज के आंसू कोई पोंछता है तो उसे राजनीतिक फायदा भी मिलता है। चंद्रशेखर रावण इसी भूमिका में नजर आ रहे हैं कि आपको इसको कैसे रोकेंगे आप? हिंदू समाज में रावण चाहे कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी बलशाली हो जाए, कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है, भांचा राम है, यहाँ तो कभी किसी रावण की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। वो गलतफहमी में आए हैं, गलतफहमी के शिकार हैं और हमने किसी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया है। जो दोषी है उन्हीं को गिरफ्तार किए और भी जो दोषी होंगे उनको भी गिरफ्तार करेंगे। वो जो घटना थी, निंदनीय घटना थी, जो घटना हुआ उसकी जांच भी चल रही है, उस पर कार्रवाई भी चल रही है। ऐसा चंद्रशेखर और नाम रख लेने से आजाद नहीं होता। उसकी मानसिकता गुलामी की है, नाम आजाद होने से आजाद नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ में जातिवाद की कोई राजनीति में जगह ही नहीं है। कांग्रेस ने जातिवाद करने का नतीजा जो किया था
उसका परिणाम सबके सामने है कि आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। ये सोच रहे होंगे चंद्रशेखर जी कि मैं यहाँ आऊंगा, जातिवाद में तोड़ दूंगा, तो छत्तीसगढ़ की जनता इतनी परिपक्व है कि इन सब चीजों को समझती है। शून्य हासिल आएगा, शून्य, कुछ भी नहीं आएगा, निरर्थक अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे। उत्तर प्रदेश में एक आध जगह उनकी बखत होगी, छत्तीसगढ़ में इनको बैरंग वापस लौटना पड़ेगा। कोई औचित्य नहीं है, चंद्रशेखर जैसे ऐसे लोग हजारों आएंगे और छत्तीसगढ़ की जनता इनको स्वीकार भी नहीं करेगी। सतनामी समाज के साथ जो हुआ उसमें किसी भी निर्दोष को भारतीय जनता पार्टी कभी भी गिरफ्तार नहीं करेगी। उसमें जो असामाजिक तत्व थे वही दोषी होंगे और उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। चंद्रशेखर अपने उत्तर प्रदेश में चिंता करे। यदि कांग्रेस सोच रही होगी कि इसके आने से भाजपा को कुछ नुकसान नहीं है, तो उनको भी मैं समझा दूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। यदि इसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल थे तो उनको भी इस सजा का परिणाम भुगतना होगा। ठीक है, तो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, लेकिन भूमिकाएं बन रही हैं। अल्टीमेटम दिया जा चुका है, 10 दिन बाद आंदोलन की भी बात है। न्यायिक आयोग जो जांच करेगी वो 3 महीने करेगी, लेकिन अल्टीमेटम 10 दिन का है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के हाथ का ये वोट बैंक कोई और छीन लेगा तो कांग्रेस क्या सोचती है, जान लेते हैं। राजेंद्र बंजारी जी, ये परंपरागत वोट बैंक है कांग्रेस का, और कांग्रेस इस वोट बैंक को कई बार संभाल नहीं पाती है तो सरकार दूसरे की बनती है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। बीजेपी को उसका फायदा मिला है। इस बार रावण भी एंट्री कर रहा है, समाज भी नाराज है। कैसे संभालेंगे समाज को, और इस नई राजनीतिक पहल को कैसे देखते हैं आप? देखिए तिवारी जी, अभी हम 6 सीट 10 में से 6 सीट, और अभी चुनाव भी है कि गिनती नहीं, लेकिन जहां अन्याय हुआ है, अन्याय के खिलाफ उनका एक ही मकसद है, हमारा भी एक मकसद है। अन्याय जहां होगा वहां ऐसे क्षेत्रीय पार्टी जो रहते हैं, जो दलित शोषित समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो बिल्कुल पहुंचते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार वहां पर जैद खान जो अमर गुफा में जिस प्रकार घटना घटी, और भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, दूसरे को पकड़ के ले आए। समाज चाहता था कि जो अपराधी है उसको पकड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समय पर कार्रवाई नहीं की। इसका परिणाम हुआ कि ये बड़ा आंदोलन का स्वरूप ले लिया, और खुद वहां के जिलाध्यक्ष जो सनम जांगड़े हैं उनका समर्थन करते हुए ज्ञापन दिया है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं, जहां अन्याय होगा वहां आंदोलन होगा। आंदोलन हुआ, लेकिन जो हिंसा हुआ उसकी हम भरपूर निंदा करते हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये फेलियर हुआ है, इंटेलिजेंट फेलियर हुआ है, सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी की वजह से ये घटना घटी है, और सरकार को इसको जवाब देना, यही समय रहते कार्रवाई कर दिया जाता तो ये घटना नहीं घटती, और इसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दोषी है। ठीक है, लेकिन ये जो आए हैं चंद्रशेखर रावण, वो तो अपनी भीम आर्मी को मजबूत कर रहे हैं। ये भीम आर्मी में वही लोग हैं जो कांग्रेस के साथ पहले रहते थे, अब उधर जा रहे हैं, तो कांग्रेस को चिंता तो हो रही होगी। कोई चिंता वाली बात नहीं है तिवारी जी, अभी तो समय है चुनाव में। अभी तो सरकार बनी है, केंद्र में आप देखिए सरकार बनी है, केंद्र में सांसद है, सांसद होने के नाते वो और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने पार्टी का। जहां दलित शोषित के साथ अत्याचार अन्याय होगा, ओबीसी के साथ अत्याचार होगा, माइनॉरिटी के साथ अत्याचार होगा, वहां वो जा रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ मजबूत हैं, अनुसूचित जाति के लोग हमको, कांग्रेस को शुरू से पसंद करते आई है। चाहे पिछले बार देख लीजिए 7 सीट थे, इस बार 6 सीट जीत के आए, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो कांग्रेस निश्चिंत है, लेकिन इसका राजनीतिक मायने क्या है जान लेते हैं मनीष वोरा जी से। मनीष जी, छत्तीसगढ़ की परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि 10 सीट जो है एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, उनका वोट बैंक भी 16% से ज्यादा है, और कई जगहों पर सामान्य सीटों में भी वो जिधर वोट करते हैं उधर जीत होती है। ऐसे में इस पूरी परिस्थिति में एक नया विकल्प बसपा की तरह बराबरी का उभर रहा है, ये छत्तीसगढ़ में पनप पाएगा कि नहीं पनप पाएगा? मोहन जी, देखिए मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि जो छत्तीसगढ़ की सीटें हैं उसमें अधिकांश सीटों पर इनका प्रभाव है, इससे कहीं इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि राजनीतिक परिणामों को देखा जाए, पिछले 8-10 साल 15 साल के राजनीतिक परिणाम यदि हम देखेंगे, तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा असर किसी तीसरे दल ने छत्तीसगढ़ में नहीं डाला है। विधानसभा में जरूर 1-2 सीटें उनको मिलती रही, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी रही हो, चाहे अन्य क्षेत्रीय दल रहे हो। देखिए विद्याचरण शुक्ला जैसे दिग्गज नेता
नेता ने भी यहाँ पर राजनीतिक दल बनाया था, क्षेत्रीय दल बनाया था, लेकिन उनको भी उतनी सफलता नहीं मिल पाई थी जितनी की अपेक्षा की गई थी। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो अजीत जोगी ने भी एक दल बनाया। अजीत जोगी भी बड़े नेता थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, उसके बावजूद उनको भी उतनी सफलता नहीं मिल पाई। उन्होंने भी उसी वर्ग विशेष को टारगेट करके जो है वो पार्टी को आगे बढ़ाया था और उसी लाइन पर वो चल रहे थे। अब इसकी जो एंट्री हो रही है, भीम आर्मी की जो चीफ है उनकी एंट्री हो रही है, वो निश्चित रूप से सतनामी समाज को लेकर के बातचीत कर रहे हैं और उसको लेकर जिस प्रकार का उनका बयान भी मैं देख रहा था, तो इन सारी चीजें देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो राजनीतिक परिणाम यदि देखें तो परिणाम के तौर पर छत्तीसगढ़ में किसी भी तीसरे दल को कोई बहुत बड़ा जनाधार मिला हो छत्तीसगढ़ में, ऐसा अभी तक के इतिहास में नजर नहीं आता। ठीक है, ये अलग बात है कि जो एक घटना हुई उस घटना को लेकर के उसका राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास जरूर किया जा रहा है सभी दलों के द्वारा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ऐसा कोई बहुत बड़ा इफेक्ट उस घटना का पड़ेगा ये मुझे नजर नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, लेकिन सहानुभूति मिलने से एक नई पार्टी तो बन सकती है, भले उसका असर ना हो, ये पार्टी आ सकती है। यहाँ उत्तर प्रदेश में तो काम कर रही है भीम आर्मी। देखिए, निश्चित रूप से मोहन जी पार्टी आ सकती है, यहाँ पर उसको जमीन मिल सकती है काम करने की, मगर राजनीतिक रूप से यदि देखा जाए तो परिणाम उसको कहा जाता है जिसमें उस दल को विधानसभा या लोकसभा में कुछ सीटें मिल जाएं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति मुझे नजर नहीं आती। यदि मैंने बोला पिछले चुनावों के परिणाम को यदि हम देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नजर यहाँ पर नहीं आता है मोहन जी, क्योंकि जो परिणाम देखने को मिले बहुत ज्यादा बड़ा असर डालें ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज ये जरूर है कि सीटों के जीत हार के अंतर में ये बड़ा इफेक्ट डालते हैं। लोगों की, पार्टियों की जीत और हार में बड़ी भूमिका ये निभा सकते हैं, इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इनको कोई सीट मिल जाए, ये कोई बहुत बड़ा दल के रूप में उभर के आ जाए, ऐसी स्थिति वर्तमान में पुराने इतिहास को देखते हुए मुझे नहीं लगती है। ठीक है, तो दोनों ही पार्टियों को सचेत रहने की जरूरत है। वोट जरूर ये काट सकते हैं और वोट किसके काटेंगे वो भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि समाज के ज्यादा हिस्सा जो है वो कांग्रेस को पसंद करता रहा है, वोट करता रहा है। रविंद्र जी से भी समझ लेते हैं। रविंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं उत्तर प्रदेश की तरह आप लोग कुछ प्रयोग कर रहे होंगे, भीम आर्मी की एंट्री करवा रहे होंगे, इससे आप लोगों को फायदा होगा, कांग्रेस के वोट कटेंगे, कुछ ऐसी अंदर छुपी हुई कोई राजनीति तो नहीं है इसमें? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी गुप्त और सुप्त राजनीति नहीं करती। जो भी करती स्पष्ट करती है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे बैसाखी की जरूरत नहीं है। हो सकता है ऐसे बैसाखी की जरूरत कांग्रेस को, जैसा उन्होंने कहा कि इस तरह के क्षेत्रीय दलों का स्वागत करते हैं। क्यों स्वागत करते हो भैया? ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। और मैं तो कह रहा हूँ ना, कांग्रेस आदि हो गई है बैसाखी की, अब अपने दम पे तो चल नहीं सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, पूरी स्वतंत्रता। बंजारे जी मौका मिलेगा आपको, बंजारे जी दूंगा मौका, पहले बोल दीजिए। हाँ सिंह साहब बोलिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जमीन छत्तीसगढ़ में इतनी मजबूत है मोहन भैया कि देखिए, राज्य बनने के बाद 3 साल तक अजीत जोगी रहे, फिर 15 साल हम लोग रहे। एक बार में बड़ा लटपटना बहुत मुश्किल से कांग्रेस आई थी और अपने इतिहास में सबसे कम सीट पे आके सिमट गई। तो कांग्रेस को तो धोखे और भ्रम से आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जड़ कितनी मजबूत है। देखिए कि हम जब लौट के आए तो अपने इतिहास के सबसे ज्यादा सीटों को लेके आए, 54 सीटों को लेके आए। तो हमको बैसाखी की जरूरत नहीं है, ऐसे भीम आर्मी को हम बुलाएंगे भी नहीं, हमको जरूरत भी नहीं है। और जो क्षेत्रीय दल आए थे ना भारतीय जनता पार्टी में, विलीन भी हो गए। तो ये जो भीम आर्मी का रावण है, रावण का वध करने के लिए हमेशा भगवान राम अवतरित होंगे और इस तरह के भीम आर्मी रूपी रावण को नष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी रूपी राम आएंगे। कांग्रेस भले काल नेमी की तरह उनको शरणागत कर ले, वो अपनी राजनीति ऐसी चलाता है तो ऐसे ही वो स्वागत भी कर रहा है ना, हम इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के जोड़ तोड़ वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, वो अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। ऐसे पृथकतावादी, अलगाववादी, जातिवाद वाले लोगों को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, न भारतीय जनता पार्टी न छत्तीसगढ़ की जनता पसंद। ठीक है बंजारे जी, लेकिन चिंता आपकी पार्टी को ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप लोग स्वागत कर रहे हैं इस तरीके के दल जो आएंगे। नुकसान कांग्रेस को होता है, जहां क्षेत्रीय दल बनता है, जोगी की पार्टी बनी, कांग्रेस को नुकसान हुआ। अब ये भीम आर्मी भी आ रही है, कुछ तो अपने वोट को संभालने के लिए कांग्रेस सोच रही होगी, कुछ प्लान किया है कि नहीं आप लोग ने? राजेंद्र बंजारे जी। ठीक है, बंजारे जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। बंजारे जी आवाज मिल पा रही है आपकी? हाँ मिल पा रही है। जी जी हाँ, बताइए, कांग्रेस का भी तो कुछ प्लान रहता होगा ऐसी चीजों को रोकने के लिए। अगर ये सहानुभूति जो कांग्रेस को मिलनी चाहिए वो चंद्रशेखर रावण ले लेंगे,
तो आप लोगों को नुकसान तो होगा। आप लोग तो स्वागत कर रहे हैं ऐसे लोगों को मदद कर रहे हैं अंदर अंदर। देखिए तिवारी जी, मैंने स्वागत किस बात का किया है? रविंद्र दिया है, मैं स्वागत इस बात का कर रहा हूं जहां अन्याय के खिलाफ, जहां अन्याय हुआ वहां लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई आता है, कोई समर्थन करता है, हमारा मकसद एक ही है। जहां पर सेकुलर लोग हैं जो एक धर्म को राजनीति करते हैं, उन लोग को मकसद है हमारा कि हटाना है। तो अगर उसमें मुहिम में अगर है, अन्याय हो रहा है किसी दलित ओबीसी वर्ग के साथ, तो वहां जरूर आ रहे हैं। तो हम लोग ये, हमारा भी काम वही है, उनका भी काम है, इसलिए स्वागत कर रहे हैं। हम पार्टी विशेष का कोई स्वागत नहीं कर रहे हैं। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के चार चरित्र चेहरा को, आप देख लीजिए, ये क्षेत्रीय पार्टी का नकारते हैं। आपने अंतागढ़ में क्या किया? अजीत जोगी के साथ, माननीय अजीत जोगी के साथ मिलकर क्या किया? वहां पर हमारे जो कैंडिडेट थे उनको वापस मंतूराम पवार का नाम आपको याद होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऐसे पार्टियों को ध्रुवीकरण, वोट को ध्रुवीकरण के लिए यहाँ पर काम करती है, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे कहीं और भी हो। ये ध्रुवीकरण करने के लिए पार्टी लगातार प्रयास करती है और जग जाहिर है छत्तीसगढ़ में अंतागढ़ का एक उदाहरण है। और रविंद्र भाई को पता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यही काम करने के लिए माहिर है। ठीक है, माहिर है। हम आएंगे पहले मनीष जी से। मनीष जी, आखिर दोनों पार्टियों में किसको सचेत रहने की ज्यादा जरूरत है? ये सारी चीजें, गतिविधियां हो रही हैं, इसमें सचेत कौन सी पार्टी रहे? किसको नुकसान होगा, किसको फायदा? देखिए मोहन जी, सबसे बड़ी चीज ये है, मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ा असर ये लोग नहीं डाल पाते हैं, लेकिन हाँ, सीटों के जीत हार के अंतर को प्रभावित निश्चित रूप से करते हैं, जीत हार को प्रभावित निश्चित रूप से करते हैं। इसमें दोनों ही दलों के लिए खतरे की बात है यदि इनकी एंट्री होती है और ये यहाँ पर अपनी जमीन को बनाने में कामयाब होते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी कही जाती है मोहन जी कि रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। यदि बार बार ठीक है, हो सकता है बसपा यहाँ पर सफल नहीं हो पाई, कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर सफल नहीं हो पाई, अजीत जोगी नहीं हो पाए, विद्याचरण शुक्ला नहीं हो पाया, लेकिन हो सकता है ये सफल हो जाए। इसकी भी संभावना है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन मैं फिर भी इस बात को कहता हूं, पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए दोनों दलों को इससे सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ा प्रभाव डालने वाले वोट्स हैं और उसको सीधे तौर पर ये प्रभावित करेंगे। और तीसरे दल की यहाँ पे एंट्री स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी जो पुराने लोग थे उनका राजनीति करने का स्टाइल डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाकर के ये सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों के लिए खतरे की घंटी है यदि ये आते हैं और कोई बड़ा इफेक्ट डालते हैं। देखिए, कोई बहुत ज्यादा सीटें नहीं है छत्तीसगढ़ में, जीत और हार के अंतर की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि लटपट के नहीं जीते थे, मुझे लगता है अच्छे खासे मार्जिन से 70 सीटों के साथ लगभग जो है कांग्रेस यहां पर सत्ता में थी, बहुत बड़े मार्जिन के साथ सत्ता में थी कांग्रेस यहां पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई 50, 52, 54, इससे मैक्सिमम सीटें उनकी 54 रही है। तो ये जो बहुत बड़ा अंतर नहीं रहता है जीत और हार के बीच में, तो इस चीज को समझना होगा। यदि कोई तीसरा दल आता है और 5, 10, 20 सीटों पर सीधे तौर पर प्रभावित करता है तो वो बड़ा असर डाल सकता है। तो इसके लिए दोनों दलों को सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों की जमीन है। देखिए, कांग्रेस का निश्चित रूप से पारंपरिक गढ़ रहा है, लेकिन पिछले 15 साल 20 साल का रिकॉर्ड उठा करके यदि हम देखें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तेजी से अपनी पकड़ बनाई है और लगातार भाजपा यहां पर जीत रही। 3 चुनाव पिछले जीत चुकी है, ये चुनाव फिर जीती है। तो इससे सीधे तौर पे देखिए, ये अवसर यदि किसी को डालेंगे तो मुझे लगता है कि वो वोट बैंक है जिस वोट बैंक को लेकर के भाजपा और कांग्रेस, यदि देखिए हम यदि बात करें, ये जो गुरु खुशवंत साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके बाद सरकार किसकी बनी? भाजपा की। इसके पिछले चुनाव में वो चले गए थे भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में, सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की बनी। तो ये एक बड़ा प्रभाव डालने वाले नेता हैं खुशवंत साहब, उस समाज को सीधे तौर पे प्रभावित करने वाले नेता हैं। और एक चीज और मैं बताऊंगा, अमित शाह जैसे दिग्गज नेता चल करके उनके घर गए थे, मुझे याद है अच्छे से, केवल इसलिए गए थे कि वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में न जाएं, मगर उसके बावजूद भी वो भाजपा छोड़कर के कांग्रेस में चले गए और सरकार कांग्रेस की बन गई। तो इस बात को सीधे तौर पे समझना होगा कि ये जो वोट बैंक है ये बड़े तौर पे प्रभावित करने वाला वोट बैंक है। ये वो वोट बैंक है जो मुझे लगता है गुरु खुशवंत साहब जिधर भी जाते हैं उधर पर तब्दील होता है, उनका बड़ा प्रभाव है उस पर। मौसम वैज्ञानिक है वो एक तरीके से, जिधर मौसम जिधर वो जाते हैं उनकी सरकार भी बनती है। जी जी, तो लिए मेरा बोलने का मतलब उसमें ये था मोहन जी कि सीधे तौर पे वो वोटों को प्रभावित करने वाले लोग हैं। यदि उस वोट बैंक में सेंध मारने में सफल हो जाते हैं ये, तो मुझे लगता है कोई ना कोई बड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये खास बात इसमें ये है ध्यान देने वाली कि हार्डकोर राजनीति करते हैं, जातिवाद की हार्डकोर राजनीति अब तक छत्तीसगढ़ में देखी नहीं गई। अजीत जोगी भी आए, इसके पहले बसपा भी राजनीति करती रही है, लेकिन हार्डकोर राजनीति अब रावण लेकर आए हैं। इससे दोनों ही दल को सचेत रहने की जरूरत है। रविंद्र जी,
जातिवाद और जातिवाद की हार्डकोर राजनीति, ये छत्तीसगढ़ के लिए खतरे की घंटी भी है। आप लोग को सचेत रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है मोहन भैया, ना जातिवाद और न ही क्या कहते हैं हार्डकोर जातिवाद छत्तीसगढ़ में तो है ही नहीं। बहुत भूपेश बघेल जी ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की और वो सत्ता से बाहर हो गए। मनीष जी, मैं ये कह लटपट में इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद ना 1 बार आए थे, और लटपट शब्द के साथ मैंने ये भी कहा कि भ्रम और झूठा वादा करके आए थे। केवल ऐसा नहीं, संख्या आधार पे नहीं बोला था, और 1 बार में वो बाहर हो गए, इसलिए लटपट शब्द का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ न तो जातिवाद का केंद्र बिंदु है और हार्डकोर जातिवाद तो संभव ही नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, ये कोई मतलब प्लानिंग से नहीं आए हैं, केवल और केवल आए हैं। इनको पूरा आधार खोज लेना चाहिए छत्तीसगढ़ में क्या होगा। यदि इतिहास देखेंगे तो रावण को बिल्कुल एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जातिवाद का कोई नामो निशान है नहीं है। उल्टा वापस उनको सहारनपुर उत्तर प्रदेश जाना होगा, वहां थोड़ी बहुत जमीन है, एक आध बार जीत गए ना, आगे जीत भी नहीं पाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सक्सेस होंगे। ये ओटीपी है, ओटीपी वन टाइम के पॉलिटिक्स है, उससे ज्यादा नहीं है, दोबारा रहेंगे भी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट कराती है अंदर से, ठीक है, इनके माहिर है। वो आप सोचते हैं राजन भैया, हम लोग नहीं सोचते। ये क्या कांग्रेस क्या सोच रही है कि रावण की एंट्री बस भाजपा ने कराई है? बंजारे जी, मेरा कहने का मकसद है ये ध्रुवीकरण करने के लिए हर प्रयास करते हैं। आप देखें ना अंतागढ़ में किस प्रकार से किया है। अंतागढ़ में जो टिकट मिला था उसको वापस कराने में माहिर है। और अरे अभी तो चुनाव भी नहीं है, लेकिन 5 साल पिछले बार बालदास जी को खड़ा करने का माहिर काम तो इन्हीं लोगों ने किया था ना। नहीं, बालदास तो पिछली बार आप लोग के साथ थे। बाहर हो चुके हैं आप लोग, उससे पहले ये वादा बहुत बार दे चुके हैं, फेल हो गया आप लोग का ये। अब आगे बढ़िए, कुछ नया चीज बोलिए। बालदास जी को हेलीकॉप्टर मुहैया कौन करते थे? ये ठीक है, ये बसपा कमजोर हो गई है पिछले कुछ दिनों से, इसलिए शायद ये चंद्रशेखर रावण को लग रहा है कि वो जगह, वो वैक्यूम जो है वो हासिल कर ले। ये क्या कांग्रेस इस बात को समझती है कि नहीं समझती? क्या फिर से बोलिए? बसपा जो है वो कमजोर हो गई है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रही है, इसलिए इस तरीके के नेताओं की एंट्री हो रही है। कांग्रेस क्यों नहीं वो जगह भरती है बसपा की जगह? देखिए तिवारी जी, जहां अन्याय होगा ऐसे नेता लोग आते रहेंगे। मेरा तो आपकी पार्टी तो विपक्ष में है, इस अन्याय को रोकिए। कोई दूसरा क्यों आता है बाहर से? मैं बता रहा हूँ तिवारी जी, डे 1 से हमने पहला आंदोलन किया, पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया, जिला मुख्यालय में आंदोलन किया, और लगातार करते रहेंगे। जहां अन्याय होते रहेगी, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ये सब जहां अन्याय होगी, ये दमनकारी नीति जो भारतीय जनता पार्टी अपनाती, जब जब सरकारें आती, भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुसूचित जाति के साथ अन्याय अत्याचार बढ़ जाती है। चाहे आप पूरा देख लीजिए, केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पूरा देश में एससी एसटी कानून को बदलाव करने की कोशिश किया। जहां भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार आई, आरक्षण को कटौती का काम करने का भारतीय जनता पार्टी है। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दलित विरोधी रहा है, अनुसूचित जाति विरोधी रहा है, और जहां अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो हम लोग लड़ते रहेंगे। रविंद्र जी, ऐसी बात कह कर दलित आप लोग से अलग हो गए हैं। इस बार लोकसभा में भी इसका असर दिखा है रविंद्र जी? बिल्कुल नहीं भैया, 54 सीट पे हम छत्तीसगढ़ में। और रही बात क्या कहते हैं, इनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कांग्रेस को, इसीलिए तो उस दल का स्वागत कर रहे हैं। अरे आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप करिए आंदोलन, आपका पैसा की तरह स्वागत करते। और मैं जवाब देना था, आरक्षण की यदि बात कर रहे हैं ना, तो 58% भारतीय जनता पार्टी ने किया, 50% 58% भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपका तो छत्व था 75%। अरे किस प्रकार एक करके आपने बिल्कुल नहीं पढ़ाया। चलिए एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं वोरा जी से। ठीक है, दोनों ही पार्टियां इसको अपने अपने नजरिए से देख रही है, लेकिन वोरा जी क्या लग रहा है, ये केवल कुछ घटना विशेष के लिए सक्रियता दिखाई दे रही है? ये रावण इतना बड़ा अभी संगठन बना नहीं पाए हैं, वो वापस चले जाएंगे और फिर दोनों ही पार्टियों को लड़ना है। आपका क्या मानना है?
देखिए मोहन जी, मुझे लगता है कि उनकी एंट्री जो हुई है, निश्चित रूप से एक बात जो आप कह रहे थे कि बसपा कहीं ना कहीं जाकर के कमजोर हुई है और बसपा का जो कोर वोट बैंक था वो वोट बैंक भी बट गया है। तो उस बटे हुए वोट बैंक को वापस से कलेक्ट करना और कलेक्ट करके एक राजनीतिक दल के रूप में अपने आप को स्थापित करना, ये एक निश्चित रूप से सोच हो सकती है और उस सोच के तहत वो आए। देखिए अभी जैसे मैं आपके इसमें विजुअल भी देख रहा हूँ, उसमें उनकी सभा में अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। तो ये सीधे तौर पर संकेत है। देखिए जातिवादी राजनीति जिसको कहते हैं और हार्डकोर जातिवाद की राजनीति जो होती है वो निश्चित रूप से एक विशेषकर जो समाज विशेष के लोग होते हैं वो इन चीजों के तरफ झुक जाते हैं, मगर वो कितना वोट में तब्दील होते हैं, कितना असर डाल पाते हैं। मैंने कहा ना कि जीत और हार जो है वो बड़ा, उस पे बड़ा इफेक्ट डालने की जो है वो इस उसमें वो है। तो इसको देखते हुए सीधे तौर पे ये है कि इनका जो वोट बैंक है, जो बसपा को यूज करके जिस प्रकार से सत्ता की प्राप्ति का रास्ता जो है वो निकाला जाता था, मुझे लगता है कुछ उसके तर्ज पर जो है इनकी एंट्री यहां पर कराई जा रही है और एक नया चेहरा है, नया उनका राजनीति करने का स्टाइल है, वो एकदम आक्रामक राजनीति करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है। ठीक है, आज की डेट खास तौर पे जाति के युवा लोग तो प्रभावित जी, मैंने वही कहा थी कि वो एक बड़ा वो है। और आप ये देखिए इसमें सीधे तौर पे इस चीज को जैसे आप देखिए ना, बड़ौदा बाजार की जो घटना हुई, जिस घटना को लेकर के ये पूरा ताना बाना बुना गया है, मुझे लगता है कि एक और जब भाजपा ये आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए बड़ी भूमिका निभाई है, तो मुझे लगता है उसके काउंटर के तौर पर भी ये हो सकता है। तो सीधे तौर पे ये असर तो डालेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कांग्रेस की ओर सहानुभूति ना जाए इसलिए एंट्री कराई गई भी हो सकती है, लेकिन राजनीति में जो कुछ दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए हमें इंतजार करना होगा कि राजनीति की करवट आखिर किस ओर होगी, इसके लिए हम इंतजार करेंगे। फिलहाल समय कम है इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। मनीष वोरा जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और राजेंद्र बंजारी जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद। चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार। शह और मात का, घात और प्रतिघात का, राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही